जय सर। जय बच्चों, इसमें आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर 15 के साथ हम लोग उपलब्ध हुए हैं और आज हम लोग गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 14 में हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े थे और फिर गॉस के प्रमेय का हम लोग सत्यापन भी देखे थे और अब हम लोग 2-3 लेक्चर तक यानी 15 तो पढ़ रहे हैं, 15 के बाद 16-17 तक हम लोग गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ही पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनंत लंबाई के। अब जरा ध्यान समझ लीजिए, अनंत का मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा चालक तार हो जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो। हालांकि नॉर्मली अनंत का मतलब तो ये होता है कि जिसकी लंबाई का कोई अंत न हो, लेकिन यहां पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तार की लंबाई बिल्कुल अनंत हो। अनंत का मतलब ये हुआ कि तार बहुत अधिक लंबा हो तो उसको हम कह सकते हैं अनंत। यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो कैसा तार? तार ऐसा होना चाहिए जो तार सीधा हो और एक समान रूप से आवेशित हो। तो एक समान रूप से आवेशित कब होता है? जब किसी चालक तार को हम आवेश देते हैं ना, तो उस चालक तार पर आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है। तो तार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। सपोज कीजिए तार जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो जब इसमें बिजली दी जाती है, विद्युत आवेश दिया जाता है ना, तो यह आवेश इस पर चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है। तो हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे और ये गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय का ये पहला अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग को हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी नए बैच हैं सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं, यानी सभी एकेडमिक न्यू बैच जो है प्रारंभ हो गए हैं। चाहे वो 9th 10th 11th 12 साइंस आर्ट कॉमर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं पूरे वाराणसी के टॉप जो टीचर्स की टीम है और सब लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं और एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ लोग हैं, यानी चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या चाहे मैथ हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। और आप चाह रहे हैं कि आपका भविष्य बाद में चल करके बिल्कुल डिसेंट हो, आप शानदार जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा और पढ़ करके बढ़िया नंबर लाना होगा और इसके लिए आपको महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और हम आते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। चलिए हम अब मान लेते हैं कि कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। समझिए आप जरा, हम मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है। एक बात हम आपको बता दें, जब हम संतत आवेश वितरण पढ़ रहे थे, यानी जब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो वहां हमने बताया था कि चालक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक प्रकार हमने आपको बताया था कि अगर चालक तार हो तो चालक तार जो होता है वो रेखा के आकार का होता है, और जब रेखा के आकार का होता है
तो उस चालक तार के एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उस आवेश घनत्व को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान समझ लीजिए, हमने आपको बताया था कि अगर चालक कोई तार के रूप में हो तो चालक तार के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की जो मात्रा होती है वह रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। और रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको बताया था। और लैम्डा की जो वैल्यू होती है ना वह Q/L होती है। और अगर यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो देखें Q हो जाएगा लैम्डा इंटू L। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमने माना कि ये कोई चालक तार है, अनंत लंबाई का कोई चालक तार है। तो ये जो चालक तार है ये अनंत लंबाई का है, लेकिन हम इसकी स्मॉल l लंबाई ले रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस पर प्लस Q कूलाम का आवेश दे दिया गया है। ये जो चालक तार है ना, इस चालक तार पर प्लस Q कूलाम का आवेश दे दिया गया है। तो जब भी किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है ना तो यह आवेश उस चालक तार पर चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है। और फिर देखिए, इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करनी है। हेडिंग जरा ध्यान दीजिएगा, हेडिंग में हमने पढ़ा था अनंत लंबाई के। तो चालक तार की लंबाई तो अनंत है, लेकिन अनंत लंबाई में से हम थोड़ी सी लंबाई ले लिए हैं और वह थोड़ी सी लंबाई जो है स्मॉल l है। और जरा देखें तो अनंत लंबाई, ये लंबाई अनंत अनंत में से हमने थोड़ा सा ले लिया। और एक समान आवेशित, जब किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक तार पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो यह एक समान रूप से आवेशित भी हो गया। और आवेशित सीधा तार, देखिए ये सीधा तार भी है और इस तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया था, गॉस का जब प्रमेय बता रहे थे तो वहां हमने गॉसियन पृष्ठ बताया था। और गॉसियन पृष्ठ के बारे में हमने आपको बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी में जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो जानते हैं अब हम क्या करेंगे, हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहां पर हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ का मतलब एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। तो यहां पर हम एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींच रहे हैं। तो जब बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे ना तो ये जो बंद काल्पनिक पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसकी आकृति जो होती है यह बेलन के आकार की होती है। देख रहे हैं ये जो आकार बन रहा है यह बेलन के आकार का बन रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम करेंगे क्या कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ आपके दिमाग में है ना? गॉसियन पृष्ठ हमने आपको बताया था कि अगर वैद्युत या स्थिर वैद्युतिकी में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ जो होता है उसी को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो बंद काल्पनिक पृष्ठ हमने खींचा है, जब काल्पनिक पृष्ठ होता है तो उसको डॉटेड लाइन से खींचा जाता है। यहां पर हमने डॉटेड लाइन से खींचा है और डॉटेड लाइन से खींच करके
हमने यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ दिखाया है। अब जानते हैं हम क्या करते हैं, जब समाकलन मेथड अप्लाई किया जाता है, हमने आपको बताया था कि समाकलन विधि से जब किसी भी सूत्र का डेरिवेशन करना होता है तो हम उस राशि का छोटा सा मान निकाल लेते हैं, और छोटा सा मान निकाल करके जब समाकलन कर देते हैं तो हमको पूरा मान ज्ञात हो जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम करते क्या हैं कि ये जो बिंदु P जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां पर हम थोड़ा सा भाग काट करके थोड़ा सा पृष्ठ काट कर निकाल लिया जाता है। और अब हम यह मान लेते हैं कि इस छोटे भाग का जो क्षेत्रफल सदिश है, हमने आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया था कि पहले सामान्यतः आप लोग समझते हैं कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन जब किसी समतल में क्षेत्रफल होता है तो समतल का क्षेत्रफल जो है सदिश राशि होता है, जिसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश, ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा भाग आप देख रहे हैं, इस छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है यह वेक्टर डीए है। और यहां पर हम मान लेते हैं कि उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, याद रखे रहिए, ये जो चालक तार है, इस चालक तार पर आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है। जब आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैलेगा तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वह वैद्युत क्षेत्र भी एक समान होगा। चाहे यहां हम वैद्युत क्षेत्र देखें, चाहे यहां वैद्युत क्षेत्र देखें, चाहे यहां वैद्युत क्षेत्र देखें, हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि इस चालक तार पर आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो जाएगा। अब जरा हम लोग ये देखें, हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को हमने कहा था कि फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए हमने सूत्र बताया था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणन होता है, यह अदिश गुणन ही वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। लेकिन देखें, हम यहां पर छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, डी ए यानी डिमिनिश्ड एरिया, डिमिनिश्ड छोटा सा, हम यहां पर छोटा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो ये डीए हो जाएगा। तो सुनिए, जब क्षेत्रफल हम छोटा लेंगे तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ये वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम जो है यहां पर अगर हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहें कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो ये डी फाई ई जो निकला है, ये छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकला है। छोटा सा वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या, गॉसियन पृष्ठ पर हमने ये जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण जो उत्पन्न होने वाला वैद्युत फ्लक्स था, ये छोटा सा वैद्युत फ्लक्स था। लेकिन जानते हैं, हम तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमको समाकलन लेना होगा। हमने आपको बताया कि हम छोटा सा मान निकाल लेते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि इस छोटे से भाग के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो छोटे से भाग के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है। जब इसके दोनों पक्षों का हम समाकलन कर लेंगे ना, तो हमको इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। अब चले देखें, अब हम यहां दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं।
और सुनिए, ये समाकलन का चिन्ह है। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब मैथ सेकंड पेपर पढ़ेंगे ना, तो मैथ सेकंड पेपर में आप लोग समाकलन पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आने लगेगा। लेकिन फिलहाल आप यहां समझने की कोशिश कीजिए, ये जो चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह है। और चूंकि यहां पर पृष्ठ दिया गया है, पृष्ठ, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो जब क्षेत्रफल समाकलन होता है ना, आपने देखा था पिछली बार कि जब इसको यहां पे गोला बना दे रहे थे तो यह क्लोज्ड इंटीग्रल कहा जाता था, क्लोज्ड इंटीग्रल। लेकिन अब यहां पर हमको इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब हम यहां ए लिख देंगे। तो ए लिख देंगे तो इसको कहते हैं क्षेत्रफल समाकलन, यानी एरियल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। जब यहां पर गोला बना दिया गया था तो उसको क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं, और जब यहां ए लिख दिए तो यह क्षेत्रफल समाकलन हो गया, यानी एरियल इंटीग्रल हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि यह डी का मतलब डिफरेंशियल होता है और ये इंटीग्रल होता है। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो होते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इंटीग्रल से डिफरेंशियल जो होता है वो कट जाता है। तो अब देखिए, इंटीग्रल से डिफरेंशियल कट जाएगा। तो जब इंटीग्रल से डिफरेंशियल कट जाएगा तो यहां पर बचेगा फाई ई। और अब हम आपको ये बता देना कि ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यहां पर देखें, इसको अभी हम ये इंटीग्रल रहने देते हैं, ये इंटीग्रल ए है। लेकिन यहां पर ए डॉट बी इक्वल टू, हमने आपको बताया था फार्मूला कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। जहां ए जो है पहला सदिश, बी पहला सदिश, और ए जो है पहले सदिश का परिमाण है और बी दूसरे सदिश का परिमाण है, और थीटा इन दोनों के बीच बनने वाला कोण है। तो अब देखिए, हम यहां पर लिख ले रहे हैं। तो अगर देखिए यहां ये जो है ए है और ये बी है, तो अगर वेक्टर ई का परिमाण ई है, वेक्टर डीए का परिमाण डीए है, परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। जैसे हम कह दें 5 किलोमीटर, तो जो 5 संख्या है वही परिमाण है, उसी को परिमाण कहते हैं। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वही परिमाण होता है। तो वेक्टर ई का परिमाण ई है, वेक्टर डीए का परिमाण डीए है, और फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, यहां पर हमने बताया था कि वैद्युत फ्लक्स की जो दिशा होती है वो हमेशा लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से होकर गुजरने वाली लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है, या कह लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा लंबवत होती है। और क्षेत्रफल सदिश को भी हमने बताया था कि उसकी भी दिशा लंबवत होती है, बाहर की तरफ होती है। तो जब दोनों की दिशा, मतलब जिस दिशा में वेक्टर ई है उसी दिशा में वेक्टर डी है, तो जब दोनों की दिशा एक ही होगी तो इसके बीच बनने वाला कोण जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो यहां पर कोण, ये जो cos थीटा हम लिखे थे, ये cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। याद रखे रहिएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हम यहां आगे बढ़ रहे हैं। फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ई जो है वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये कांस्टेंट होता है। और अगर कोई कांस्टेंट राशि होती है ना, तो उसका न तो हम अवकलन निकालते हैं न ही उसका समाकलन निकालते हैं। तो चलिए ई को हम बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए, और ये हो गया डी ए, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अच्छा, अब जरा हम लोग देखें कि यह एरिया इंटीग्रेशन, यानी क्षेत्रफल समाकलन डीए की वैल्यू क्या होगी, जरा देखा जाए। इसका मतलब आप समझते हैं
इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल, तो आप देख रहे हैं कि इसकी आकृति जो है बेलन की तरह है, और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, आप पढ़े हैं कक्षा हाई स्कूल में। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या यहां से यहां की जो दूरी है वो त्रिज्या आर के बराबर है, और यच जो होगा इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो इसकी लंबाई हम लोग क्या लिए हैं, स्मॉल यल लिए हैं। तो अब जो है ये जो हम देख रहे हैं कि एरिया, ये क्षेत्रफल समाकलन डीए, याद रखे रहिएगा, क्षेत्रफल समाकलन डीए की जो वैल्यू होगी यह 2 पाई आर यल होगी। तो फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू 2 पाई आर यल, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और जानते हैं हम लोग गॉस के प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं। तो गॉस के प्रमेय में हमने देखा था कि गॉस के प्रमेय में फाई ई की जो वैल्यू होती थी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती थी। कल हम लोग गॉस का प्रमेय, पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 14 में गॉस का प्रमेय देखे थे ना। तो गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने देखा था कि फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह Q आवेश और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। अब हमने यहां देखिए शुरू में Q का मान हम निकाल चुके हैं। तो शुरू में अगर Q का मान निकाल चुके हैं तो यहां फाई ई इज इक्वल टू, यहां पर Q की वैल्यू रख देते हैं लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये है समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला गया है, समीकरण 2 में भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला गया है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना करें तो दोनों के लेफ्ट में फाई ई है। तो अगर दोनों का लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम बराबर कर देते हैं इसको। तो समीकरण 1 का जो राइट साइड हम यहां लिख देते हैं, समीकरण 1 का जो राइट साइड है वो E इंटू 2 पाई आर यल है, और यहां पर समीकरण 2 का जो राइट साइड है यह लेम्डा यम अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो अब देखें क्या होगा, यल इधर भी है यल इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां से देखें E इज इक्वल टू, देखिए ये जो 2 पाई आर है ना, इस 2 पाई आर को हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो फिर देखें क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 पाई, ध्यान दीजिएगा 1 अपान 2 पाई आर, ये 2 पाई आर ये हो गया लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं इसमें थोड़ा सा हम सुधार कर दे रहे हैं। तो सुधार करने के लिए क्या किया जाए कि अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर दिया जाए। तो देखिए अगर अंश में हम गुणा करेंगे, चलिए एक स्टेप और यहां हम लिख देते हैं, चूंकि जगह की थोड़ी सी कमी लग रही है, चलिए हम यहां लिख देते हैं। तो अब अगर जो है यहां पर E इज इक्वल टू, देखिए E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर इंटू लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दे रहे हैं। देखिए 2 से गुणा कर दिए और यहां 2 से भाग कर दिए। अब देखिए कि क्या मिल रहा है, ये भी 2 है। अब देखिए E इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू 1 अपान, देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये हो गया पाई, और ये है एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 2 लेम्डा, और यहां लिख दिए हम R। तो ये जो फार्मूला आपने देखा है, ये फार्मूला है कि अनंत लंबाई के
एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और आपको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है ना। चलिए यहां हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम चाहें तो इसकी वैल्यू को यहां रख भी सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू को यहां रख दें तो E = ये 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा 2 λ/r। तो देखिए इस फार्मूले से क्या होगा, अगर हमको लेम्डा का मान मालूम हो जाए, और लेम्डा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व है, लेम्डा की वैल्यू मालूम हो जाए, और अगर हमको आर की वैल्यू मालूम हो जाए, आर क्या है, चालक तार से कितनी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर हमको लेम्डा की वैल्यू मालूम हो और आर की वैल्यू मालूम हो तो इस फार्मूले की सहायता से हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये सदिश राशि होती है, अगर इसको वेक्टर रूप में लिखने के लिए कह दे, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ दिया गया है सदिश रूप में लिखने के लिए, तो यहां हम लिख देते हैं अगर सदिश रूप में लिखना होगा तो वेक्टर E = यहीं से हम लिख देते हैं, वेक्टर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2 λ/r। लेकिन ये सदिश राशि है इसलिए यहां पर हमको वेक्टर आर का हमको इकाई सदिश लिखना होता है। तो वेक्टर आर का हम इकाई सदिश लिख लेते हैं, आर के ऊपर कैप लगा देते हैं तो ये इकाई सदिश हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो फार्मूला रहा ये सदिश रूप में रहा। अब अगर आप चाहें तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं। तो जब अगर इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो वेक्टर E = 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा 2 λ/r और ये हो जाएगा कैप r। तो इस प्रकार ये सदिश रूप में भी हम लोगों ने सूत्र प्राप्त किया और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में सूत्र प्राप्त किया और यहां हम लोग 9 × 10⁹ के रूप में हमने सूत्र प्राप्त किया। तो एक ही सूत्र को हम लोग कई रूप में प्राप्त किए हैं, इसको खूब अच्छी तरह से तैयार करना होगा। इसके 3 अनुप्रयोग हैं, 3 अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपसे बोर्ड के एग्जाम में श्योर पूछा जाता है। तो आपसे गॉस का प्रमेय भी पूछा जाता है और गॉस के प्रमेय के जो 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों अनुप्रयोग भी आपसे पूछे जाते हैं। उन तीनों अनुप्रयोग में से पहला अनुप्रयोग हमने आज बताया आपको। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया? और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये समझ में आया होगा, लेकिन वीडियो केवल समझ में आया होगा, नोट आपको नहीं मिल पाएगा। नोट तभी मिलेगा जब आप महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए क्योंकि सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। आप तत्काल यहाँ एडमिशन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी की टॉप टीम है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल सबके यहाँ विशेषज्ञ पड़े हुए हैं। इसलिए तत्काल एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.